आवाज से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। इसके अलावा तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मोहसिन रजा साहब खास तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से, यूपी की योगी सरकार में मंत्री हैं। अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता। अनुराग भदौरिया नेशनल स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। और राम कृपाल सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले मैं मनीष आपका रुख करूंगा, ताजा अपडेट प्रधानमंत्री आवास से आप हमें क्या दे सकते हैं, क्योंकि 15-20 मिनट हो चुके हैं, मुलाकात लगातार चल रही है, कुछ खबरें छन छन कर आ रही हैं क्या? देखिए, फिलहाल तो अभी दोनों नेताओं की बंद कमरे में मुलाकात हो रही है और जिस पर राजनीतिक दिलचस्पी रखने वाले तमाम लोगों की नजरें हैं, लेकिन मेरी नजरें फिलहाल प्रधानमंत्री आवास के उस गेट में है जहां से कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकलेंगे और फिर प्रधानमंत्री आवास के मुख्य गेट से होकर उनकी गाड़ी यहां से जब गुजरेगी। अभी फिलहाल जो मैं सुरक्षा कर्मियों को देख रहा हूं, जो मुख्यमंत्री के काफिले के सुरक्षा कर्मी हैं, उन तक भी कोई मैसेज नहीं आया। तो मुझे लगता है कि अभी कम से कम ये मीटिंग थोड़ी देर और चलने वाली है और इस मीटिंग में क्या बातें होगी वो निश्चित तौर पर सबकी दिलचस्पी रहेगी इस बात को जानने के लिए। लेकिन हाँ, इतना तो तय है कि यह मुलाकात रूटीन मुलाकात नहीं होने वाली है। दोनों नेताओं की मीटिंग से ही अगले कुछ महीने तक कम से कम दिल्ली और लखनऊ के बीच किस तरह का तालमेल होगा, लखनऊ में किस तरह से शासन प्रशासन चलेगा और फिर लखनऊ के शासन में क्या फेरबदल होगा, तमाम तरह की बातें जरूर है। लेकिन निश्चित तौर पर कोरोना काल में दूसरी लहर और खास करके उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के बाद यह मुलाकात मुझे लगता है कि बेहद निर्णायक साबित होने वाली है। बिल्कुल, बहुत अहम है ये मुलाकात और इसी मुलाकात पर टीवी9 भारतवर्ष की खास नजर बनी हुई है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन रजा साहब का मैं रुख करूं, योगी सरकार में मंत्री हैं, उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि ये मुलाकात, इसके मायने क्यों इतने अहम हो जाते हैं। यूपी में बीजेपी का डैमेज कंट्रोल, संगठन को मजबूत करना, ये एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि 2022 में यूपी जैसे बड़े प्रदेश में चुनाव होने हैं और भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश होगी कि कैसे सत्ता में रिपीट हो बीजेपी, नए चेहरों को कैबिनेट में शामिल करना। और ये भी, इसके भी पूरे आसार नजर आ रहे हैं। देखिए, ए के शर्मा का नाम जो है वो सामने आ चुका है कि उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, सहयोगी दलों की नाराजगी को दूर करना। याद कीजिए, कल अमित शाह ने जब मुलाकात की तो उससे पहले निषाद पार्टी के निषाद जो है वो मिले अमित शाह से और इस मुलाकात के फौरन बाद अनुप्रिया पटेल ने मुलाकात की। सहयोगी दलों को कैबिनेट में जगह देना, क्योंकि लगातार ये बातें कही जा रही थी कि जो छोटे छोटे सहयोगी दल हैं उनकी उपेक्षा हो रही है, तो इस नाराजगी को चुनाव से पहले दूर करना भी एक बड़ी मंशा हो सकती है। इस तरह से यूपी में बीजेपी करना चाह रही है डैमेज कंट्रोल, कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करना एक वजह है, नौकरशाही के कुछ प्रमुख चेहरों को बदलना भी एक वजह हो सकती है। और इन तमाम कदमों के जरिए बीजेपी डैमेज कंट्रोल करना चाह रही है। हमारे साथ मोहसिन रजा साहब इस वक्त मौजूद हैं, यूपी की योगी सरकार में मंत्री। मोहसिन रजा साहब, यानी ये तो माना जा रहा है ना कहीं कि डैमेज हुआ है, नुकसान हुआ है, अब उसकी भरपाई करनी है और चुनाव से पहले यह भरपाई बहुत जरूरी है। समीर, मैं देख रहा हूं पिछले एक हफ्ते से लगातार आप लोग चर्चा करा रहे हैं और तमाम विपक्षी लोग भी बड़ा खुश हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई एजेंडा तो था नहीं, तो इसी बहाने वो अवसर ढूंढ रहे हैं। हमारे यहाँ इस तरह की मुलाकातें, संगठन, चूंकि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी मिलेंगे तो जाहिर सी बात है तमाम इश्यूज पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हम लोग जनता के हितों के लिए ही सरकार बनाते हैं। हम कभी ये इलेक्शन और चुनाव इसको देखकर नहीं चलते हैं। आपने देखा होगा कि लगातार 2014 से आज तक देश में संगठन लगातार बैठकें करता रहता है। कोई भी महीना, कोई भी शायद हफ्ता ऐसा नहीं जाता होगा जिस दिन संगठनात्मक बैठकें ना होती हो, क्योंकि हम चिंता करते हैं देश की और देशवासियों की। इसलिए इसको विपक्ष जो है वो दूसरी तरह से देखने लगता है, वो उसमें कहीं अवसर तलाशने लगता है। लेकिन हमें जिस जनता ने जिम्मेदारी दी है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदरणीय योगी जी को, हम उस जनता के लिए गए संकल्प को पूरा करने के लिए तो मोहसिन रजा साहब, क्या आप ये नहीं मान रहे कि ये चुनाव से पहले डैमेज कंट्रोल का अवसर है? इस बात को खारिज कर रहे हैं क्या?
समीर, कोई डैमेज कंट्रोल नहीं है। हमारे यहाँ इस तरह की बैठकें लगातार होती रहती हैं और चुनाव तो आप देखिए, भाजपा चुनाव से कभी बाहर नहीं होती है। हम चुनाव पर क्या चर्चा करें, क्योंकि हमारी जो अपनी सोच है सेवा ही संगठन, सेवा ही संगठन के हम लोग उस पर चलते हैं। पूरे देशवासियों के लिए चिंता करने वाले मोहसिन रजा साहब, ये तो थोड़ी क्लीशे बात हो गई, लेकिन कल जब गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई योगी जी की, तो उसके बाद ये खबर आई कि अमित शाह की तरफ से सलाह दी गई है योगी आदित्यनाथ को कि आप सबको साथ लेकर चलिए, सबका विश्वास बनाकर आगे बढ़िए। तो कहीं ना कहीं विश्वास या भरोसे में कमी हुई होगी ना, तभी तो ये सलाह दी गई। समीर, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर काम करती है। इसलिए अभी विपक्ष के हमारे साथी बैठे हैं, इनको थोड़ा उत्साहित होने दीजिए, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है विचारों के पास में, ना कोई एजेंडा रहा है, ना इन्होंने जनहित की राजनीति करी है। तो थोड़ा सा इनसे बुलवा लीजिए। ये अभी तरह तरह की बातें मसालेदार करेंगे, लेकिन हम लोग जनता के लिए जिम्मेदारी से काम करने वाले लोग हैं। हमारा संगठन, हम अनुशासित लोग हैं, जो संकल्प लेते हैं वो पूरा करते हैं। इसलिए लगातार हमारी बैठकें स्वाभाविक है, होती है। अनुराग भदौरिया साहब, क्या लगता है आपको, और जिस तरफ इशारा कर रहे हैं मोहसिन रजा साहब बार बार, वो कह रहे हैं विश्वास की कमी तो कुछ है ही नहीं, भरोसे की कुछ कमी है ही नहीं, विपक्ष जो है, जो ऑपोजिशन है, वो बिना मतलब खुश हुआ जा रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं, चूंकि आपकी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन मैं अपनी बात कह दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर में दो तरह की बीजेपी आपको देखने को मिल रही है। एक बीजेपी मिल रही है जो उत्तर प्रदेश में, दूसरी बीजेपी जो है वो दिल्ली में है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली दोनों की बीजेपी के बीच में इतनी लंबी खाई खिंच गई है कि दोनों अपने अपने जो कहते हैं ना, अपने अपने वर्चस्व बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जनता कहाँ, उसके बीच में जनता की बात तो देखिए कुछ नहीं हो रही है। कैसे आसानी से इन्होंने देखो मुद्दे को भटकाने का सिस्टम किया। यहाँ पे इनके पास वैक्सीन नहीं लगाने के लिए, कोरोना से लोगों की मौतें हो रही, बेरोजगारी, महंगाई पे कोई चर्चा न कर पाए, और गांव-गांव में अभी भी कोरोना से जनता कहा रही है, उसके बारे में कहीं बात नहीं हो रही है। ये दोनों बंदर बाट में लगे हैं, कैसे बंदर बाट कर ले, कहाँ किसको मिल जाए। और मजेदार बात यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को चला कौन रहा है? दिल्ली। उत्तर प्रदेश की बीजेपी पे दिल्ली की बीजेपी हावी है, वो तय कर रहे हैं कौन संगठन में आएगा, कौन आपका अलायंस बनेगा, किसको आपको मंत्री बनाना है, किसको आप मंत्री नहीं बनाना है। अनुराग भदौरिया साहब, ये क्या बात है कि ये दिल्ली की बीजेपी अलग है और यूपी की बीजेपी अलग है? ये तो वही वाली बात हो गई जैसा अखिलेश यादव ने पहले कहा था, ये बीजेपी की वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे, और फिर बाद में कहा कि नहीं, ये भारत सरकार की वैक्सीन है तो लगवा लेंगे। बची ना, समाजवादी लोग जमीन में है, जो जनता के साथ हैं। ये लोग तो आपस में लड़ रहे हैं, हवा में लड़ रहे हैं। कोई लखनऊ से दिल्ली आ रहा है, कोई दिल्ली से लखनऊ जा रहा है, आपस में इनका इतना बंदा बाट चल रहा है, तो जनता को भूले गए, जनता की समस्या की बात ही नहीं कर रहे। सोचो आप, एक बार भी कहीं भी आप पूछिए जनता की बात हुई है क्या? इतने दिन से चर्चा चल रही है, कहीं इन्होंने जनता की समस्या की बात किया? जनता कह रही कोई बात नहीं, नेता इंपोर्ट कर लोगे। अरे प्रभु, नेता तो इंपोर्ट अच्छा ठीक है, आपको लग रहा है मेरी आवाज नहीं मिल रही है, इसलिए मेरा सवाल आप नहीं सुन पा रहे हैं। ऑडियो थोड़ा सा दुरुस्त करा लेते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। उससे पहले एक अहम खबर अपने दर्शकों को बता दें कि बीजेपी से गठबंधन की चर्चा पर ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान सामने आ गया है। डूबती नाव पर हम सवार नहीं होंगे, ये कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, जो पहले योगी आदित्यनाथ के साथ थे, बाद में उन्होंने अपने रास्ते अलग कर लिए। चुनाव नजदीक आने पर बीजेपी को पिछड़ों की याद आती है, ये ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं। मुख्यमंत्री बनाते वक्त बाहर से कैंडिडेट ले आते हैं, जिन मुद्दों पर समझौता किया वो आज तक पूरे नहीं हुए। ये ओम प्रकाश राजभर का ये ताजा ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि थोड़े देर पहले तक चर्चा ये चल रही थी कि AK शर्मा, जिन्हें अब यूपी में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, वो लगातार ओम प्रकाश राजभर से कांटेक्ट में हैं, उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। ओम प्रकाश राजभर भी वापस आ सकते हैं। इन खबरों पर अब ये पहला रिएक्शन ओम प्रकाश राजभर का सामने आया है। वो कह रहे हैं बीजेपी यूपी में डूबती हुई नैया है, जिसको इनके रथ पर सवार होना हो वो जाए, हम सवार नहीं होंगे। मोहसिन रजा साहब, एक छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद अखिलेश जी के पास मैं आ रहा हूं। देखिए, इस तरह की चीजें, इस तरह के ट्वीट आप देख रहे हैं लगातार, अखिलेश जी की तरफ से भी आ रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से भी आ रहे हैं। ये हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए मुद्दा नहीं है क्योंकि हम जनता के लिए काम करते हैं। अभी अनुराग जी कह रहे थे कि जनता की बात नहीं करते, हम करते हैं। 80 करोड़ लोगों को इस कोरोना काल में मुफ्त राशन देने की बात देश के प्रधानमंत्री ने साफ कर दी।
हम फ्री में पूरे देशवासियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए वैक्सीन दे रहे हैं, हमने साफ कर दिया। आपके नेता कहते हैं हम वैक्सीन लगवाएंगे नहीं, तो इसका मतलब है आप जनता की चिंता नहीं करते हैं। नहीं, मोहसिन रजा साहब, लेकिन यहाँ पर बात उन छोटे छोटे सहयोगी दलों की हो रही है जो आपके साथ थे। अब ओम प्रकाश राजभर तो आपके साथ थे, आपने लेकिन किनारा कशी अख्तियार की तो उन्होंने आपका दामन छोड़ दिया। हमारे साथ है और नाराज होकर कहीं चला भी गया है तो हमारे दरवाजे उसके लिए बंद नहीं है। अब उनको क्या सोचना है, क्या करना है, ये उन्हें करना है। हम लोग कभी इस तरह की राजनीति नहीं करते। तो ओम प्रकाश राजभर के लिए अभी दरवाजे खुले हैं आपके? तत्पर रहते हैं और हमारी तत्परता जनता के लिए है, जनता के इश्यूज, जनता के मुद्दों के लिए। जो हमारे दल है हम लोग उनके साथ में बनाकर काम करते हैं। ओम प्रकाश राजभर के लिए दरवाजे खुले हैं? मोहसिन रजा साहब, आप ही से सवाल है। ओम प्रकाश राजभर के लिए दरवाजे खुले हैं, फिर इसका मतलब ये माना जाए? मोहसिन साहब को आवाज नहीं मिल रही है। अपने दर्शकों को बता दें कि यूपी में चुनाव से पहले सहयोगियों को साथ लाने की कवायद के तौर पर इसे देखा जा रहा है। अपना दल को योगी कैबिनेट में मिल सकती है जगह, यह भी बात सामने आ रही है। कल गृह मंत्री अमित शाह से मिली थी अनुप्रिया पटेल। पंचायत चुनाव में अपना दल ने बीजेपी का साथ दरअसल छोड़ दिया था और माना यह गया था कि अनुप्रिया पटेल नाराज चल रही हैं योगी आदित्यनाथ से और बीजेपी से ये जो नाराजगी है अपना दल की, ये आने वाले चुनावों में भारी ना पड़े, इसके लिए अनुप्रिया पटेल को मनाने की कोशिशें भी शुरू हो चुकी हैं। कल गृह मंत्री अमित शाह ने अनुप्रिया पटेल से मुलाकात की थी और माना जा रहा है कि इस मुलाकात में भी अनुप्रिया पटेल की नाराजगी दूर करने की कोशिश की गई है। लेकिन अब जब यहां पर जिक्र हो रहा है अपना दल का, तो जरा हम जिक्र ये बात कर लेते हैं कि कुर्मी वोट पर नजर क्यों है और ये वोट बैंक जो है इसकी हैसियत क्या है। यूपी में 5% कुर्मी वोट हैं और इस पर जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी की नजर है। कुर्मी दूसरी सबसे बड़ी ओबीसी आबादी है और 32 विधानसभा सीटों पर 32 पर कुर्मी वोट निर्णायक साबित हो सकते हैं, यह साफ तौर पर माना जाता है। इसलिए इसको अगर नजरअंदाज किया तो इसका अंजाम भुगतना पड़ सकता है। यह बात भी कहीं ना कहीं पता है। करीब 10 लोकसभा सीटों पर कुर्मी वोट निर्णायक माना जाता है, डिसाइसिव माना जाता है और यही वजह है कि अब इसे साधने की कोशिश शुरू हो चुकी है। पूर्वांचल के 16 जिलों में 8% से 12% कुर्मी वोट है और सूबे के 22 जिलों में कुर्मी समुदाय का खासा असर माना जाता है। बीजेपी के 26 विधायक जो आज की तारीख में हैं, वो कुर्मी समाज से ही आते हैं। और अब तक की बैठकों से संदेश क्या निकलकर सामने आया है, यह जरा समझ लेते हैं। और वो संदेश क्या है? विधायक मंत्रियों को साथ लेकर चले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। माना यह जा रहा है कि कल गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो मुलाकात हुई योगी आदित्यनाथ की, उसमें यह साफ मैसेज दिया गया है कार्यकर्ताओं और नेताओं से रेगुलर डायलॉग करें सीएम, यानी कहीं ना कहीं इसकी कमी की बात सामने आई होगी, तभी ये सलाह दी गई है। संगठन और सरकार में समन्वय, कोऑर्डिनेशन जो है वो और मजबूत किया जाए, संगठन और सरकार एक दूसरे के और करीब आए, मंत्रिमंडल में खाली पदों को जल्द भरा जाए, ये एक बड़ा मुद्दा था और इसको लेकर कई नेता नाराज चल रहे थे योगी सरकार से। ये खबरें लगातार आती रही हैं तो उसको भी साधने की कोशिश। मंत्रिमंडल विस्तार में सभी समीकरणों का ख्याल रखा जाए, ये ताकीद की गई है और अपना दल जैसे सहयोगी दलों को सम्मान दिया जाए, जिसकी वजह से अनुप्रिया पटेल नाराज हो रही थीं। अखिलेश जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता। अखिलेश जी, तो कुल मिलाकर क्या आप ये मानते हैं, क्योंकि जिस तरह के मनमुटाव की, असंतोष की खबरें पिछले दिनों सामने आ रही थीं, चुनाव से पहले ये पूरी कवायद दरअसल अपना घर और मजबूत करने की है ताकि और मजबूती के साथ आप लोगों का सामना किया जा सके, मानेंगे? देखिए, अभी आपने भाजपा के मंत्री का बयान सुना, उनका मॉनिटर एक रटा देता है, वो रटा हुआ कैसेट उनका बजता रहता है। आप कुछ भी पूछेंगे उनका हो जाएगा कि वाह मोदी जी, वाह मोदी जी, बड़ा अच्छा बीजेपी जी। पूरे देश में मोदी जी के खिलाफ बगावत है। उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं, कर्नाटक में आप देख ही रहे हैं, जाके बयान देना पड़ा कि मुख्यमंत्री नहीं बदलेगा, वहां के सारे विधायक मुख्यमंत्री बदलने और मंत्री राज्यपाल को ज्ञापन दे रहे हैं मुख्यमंत्री के खिलाफ।
गुजरात में बीजेपी में बगावत है। गुजरात का प्रभारी बीजेपी का आज गुजरात जा रहा है। वहाँ 15 तारीख को बीजेपी सीएलपी की बैठक है, वहाँ मुख्यमंत्री बदलने की बात हो रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी में मोदी जी के खिलाफ बगावत है। राजस्थान में वसुंधरा मोदी जी के खिलाफ बगावत है। महाराष्ट्र में बगावत है बीजेपी के खिलाफ। मुंडे और प्रमोद महाजन के बिटिया दोनों बीजेपी और मोदी जी के खिलाफ झंडा प्रदान किए हुए हैं, क्योंकि मोदी जी आज के तारीख में डूबते हुए नाव के कप्तान हैं। और भी वही विद्रोह उत्तर प्रदेश में है, जबरदस्त विद्रोह है उत्तर प्रदेश में। तो ट्विटर पे, फेसबुक पे, अखिलेश जी, अगर बीजेपी डूबती हुई नाव है तो उस नाव पर आपके नेता क्यों सवार हो रहे हैं? ये बात अच्छा सा कहा आपने। हमें लगता है कि बड़ा पद उनको जितेंद्र प्रसाद जी को मिलेगा बीजेपी में, क्योंकि इसके पहले भी गए थे। हाँ। और देखिए कांग्रेस जो है ना, कोई राजनीतिक दल जिससे जिस व्यक्ति की पहचान होती है, कांग्रेस पार्टी ने जितेंद्र प्रसाद जी को सब कुछ दिया। जब इतनी कम उम्र में 10 साल मंत्री रहे, अभी भी पार्टी में शीर्ष पद पे थे। एक माँ की तरह से होती है जिसने आपको पाल पोस के इतना बड़ा किया, और आज उस माँ को आपकी आवश्यकता थी, आप छोड़ के चले गए। इसमें कांग्रेस पार्टी का कोई नुकसान या कांग्रेस पार्टी का कोई तोहमत नहीं है। ये जाने वाले के ऊपर है, और ये लोग एक दिन के बादशाह होते हैं बीजेपी में। लेकिन तो अखिलेश जी, इन सारी कवायदों से क्या ये मैसेज नहीं जा रहा है कि वहां अगर असंतोष है तो उसे दूर किया जा रहा है या दूर करने की कोशिश की जा रही है? यहां का असंतोष, आपकी पार्टी का असंतोष दूर नहीं हो पा रहा है और लोग फिर बीजेपी में उम्मीद तलाश रहे हैं। अच्छा, चलिए, आपको इतना इल्हाम हो गया कि नहीं दूर हो पा रहा है। आप लोग तो अंतर्यामी है कांग्रेस पार्टी के अंदर की बात जान जाते हैं। अखिलेश जी, अगर दूर हो जाता तो जितेंद्र प्रसाद क्यों जाते हैं? मैंने इसलिए कहा। थोड़ा बोलने दिए। हाँ, बोलिए। जिसको जाना है हम नहीं रोक सकते। हम इससे ज्यादा उनको क्या दे सकते थे? हाँ। और जो कांग्रेसी अगर आरएसएस की विचारधारा में चला जा रहा है तो हम क्या कह सकते हैं उससे? हमने क्या नहीं दिया, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें क्या नहीं दिया। लेकिन आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में बीजेपी में लोग बीजेपी को छोड़ रहे हैं और बीजेपी को डूबता नाव बना रहे हैं। आप बता रहे हैं कि अनुप्रिया पटेल नाराज थी, क्या उत्तर प्रदेश की बीजेपी के कारण नाराज थी? दिल्ली के कारण नाराज थी क्योंकि उनको मंत्रिपरिषद से निकाल दिया गया, इसलिए नाराज थी। इन्होंने ओम प्रकाश राजभर को निकाल दिया गया। दिल्ली में आज बीजेपी के एनडीए के कितने साथी छोड़ के चले गए, क्योंकि जो अहंकार है बीजेपी का, स्वयं वो जो काम पड़ेगा तो सबके पर पकड़ लेंगे। और जब ताकत आ जाएगी, पंजाब में देखिए क्या हुआ, उनके पार्टनर गए, राजस्थान में उनके पार्टनर गए, महाराष्ट्र में उनके पार्टनर गए, हरियाणा में उनके पार्टनर करीब करीब छोड़ मजबूरी में पड़े हैं। तो ये वो बीजेपी है कि जब आवश्यकता पड़ेगी तो सबके दरवाजे खटखटाएगी, और जैसे सत्ता पा जाएगी सबको इग्नोर कर देगी। आज फिर आवश्यकता है तो सबके चौखट पे जा रही है, लेकिन लोग क्या भूल चुके हैं क्या बीजेपी के स्वभाव को? ठीक है अखिलेश जी, आपने अपनी बात कही। रामकृपाल जी को अब मैं डिबेट में लाना चाहूंगा। रामकृपाल जी, और थोड़ी देर पहले इस खबर का आना कि एके शर्मा, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खासम खास अफसर माने जाते हैं, हाल ही में उन्हें एमएलसी बनाया गया, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। अब एके शर्मा को अगर बड़ी जिम्मेदारी यूपी में दी जाती है तो ये योगी आदित्यनाथ के लिए क्या संकेत होगा? देखिए, सवाल इस बात का नहीं कि योगी आदित्यनाथ के लिए क्या संकेत होगा। बीजेपी को उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना सिर्फ 6 महीने बाकी रहते हैं, और ये चुनाव ऐसा है जिसमें उत्तर प्रदेश में बीजेपी को खोने का डर है। देखिए, अभी अखिलेश जी कह रहे थे तो पूरा बता दिया उन्होंने कि बीजेपी में कितना कितना है, यानी इसका मतलब बीजेपी का वजन कितना है, और वो डूबता हुआ जहाज है तो जिसमें होगा वही। कांग्रेस की स्थिति यह है कि न खोने की चिंता न पाने का डर है, न पाने की चिंता न खोने का डर है। देखिए, तो ये बता रहा हूं कि बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है। बंगाल में सत्ता में नहीं पहुंच करके भी 3 से वो 75 पर पहुंची है। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उत्तर प्रदेश में उसके पास खोने के लिए है। हाँ। तो बीजेपी कैसे सफल हो ताकि 2022 का जो ये सेमीफाइनल है और 24 के लिए है, उसके लिए बीजेपी किसी व्यक्ति की ईगो या इस सब से ऊपर उठ करके, और जो एक बात आपने कही थी समीर जी, जो इसको कहते थे 100 में 60, यानी पिछड़ा 54% जो पिछड़ा इमिक्स था, 2017 में क्या हुआ,
2017 में ठीक है, कि ये पिछड़ा इतना बड़ा है। ये जो छोटी छोटी जातियां होती है ना, जिनको हम श्रेष्ठ कहते हैं, ये दहाई में नहीं है, लेकिन इकाई में या 38% होती है। तो अगर बीजेपी की यह चिंता है, राजभर चिंता है, पटेल चिंता है, छोटे छोटे दल चिंता है, जिस रणनीति के तहत उन्होंने 2014 का इलेक्शन जीता, तो 17 का जीता था, आज उनको पास लाना है। उसमें किसी की ईगो हर्ट होती है। सवाल कि बीजेपी एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है, किसी की ईगो हर्ट हो या नहीं हो वो कहीं मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि बीजेपी कैसे अपना जो उसका आज उसके हाथ में जनाधार, उसको कैसे बचाए। और अगर कहीं डेंट हुआ ये बात तो है, डिसिप्लिन जो है वो ज्यादा नजर आता है। चलिए कंप्लीट कर लें आप जी, एक खबर आ रही है, जल्दी से बता दें। देखिए, मेरा ये कहना, कार में कोई डेंट न भी लगा हो तो भी सर्विस टाइम पर होती है कि नहीं। सवाल इस बात का है कि बीजेपी में डैमेज हुआ है या नहीं हुआ है, सर्विस आप करेंगे कि नहीं। और इतनी बड़ी पार्टी में कहीं न कहीं से इतनी बड़ी सत्ता में अमेरिका जो है वो यूपी के बराबर, यूपी अमेरिका के बराबर है। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और डैमेज हुआ है या नहीं हुआ है, डैमेज कंट्रोल तो तभी होता है जब डैमेज होता है। ये वो सवाल है जो जिसका जवाब मोहसिन रजा साहब को देना है। आमोद राय भी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, जेपी नड्डा के घर से वो लाइव हैं। उससे पहले अपने दर्शकों को एक अहम खबर बता दें, यूपी की सियासत से एक और इनसाइड स्टोरी मिल रही है। आज फिर अमित शाह मिल सकते हैं निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद से, यानी 2 दिनों में ये दूसरी मुलाकात होगी। संजय निषाद ने केंद्र और राज्य में एक मंत्री पद मांगे हैं। सोर्सेस के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। संजय निषाद ने खुद को एमएलसी बनाने की डिमांड भी रखी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि संजय निषाद ने AK शर्मा से मिलकर अपनी बात रखी है और अब गृह मंत्री अमित शाह से उनकी दूसरी मुलाकात भी हो सकती है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर आमोद राय हमारे साथ मौजूद हैं। आमोद, ये खबर साफ इस बात के संकेत दे रही है कि कुछ ना कुछ तो है जिसे दुरुस्त करने की कोशिश जोरों पर इस वक्त चल रही है। नहीं, आमोद की आवाज नहीं आ रही है। आमोद की आवाज इस वक्त नहीं आ रही है। हमारे साथ मोहसिन रजा साहब मौजूद हैं। मोहसिन रजा साहब, देखिए, अगर सब कुछ ठीक होता तो यूं संजय निषाद का गृह मंत्री अमित शाह से मिलना, और आज वो फिर मिल रहे हैं, साथ ही साथ उनकी डिमांड भी सामने आ गई है, मुझे एमएलसी बनाओ, इनको मंत्री बनाओ। देखिए समीर, ये कयास लगाएं आपको छूट है, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप प्रश्न उठा सकते हैं, चर्चा करा सकते हैं, लेकिन हमारे अलायंस दल हैं, उनके लिए हमेशा हमारे शीर्ष नेतृत्व ने दरवाजे खुले रखे हैं। वो आते हैं, अपनी चर्चा करते हैं, अपनी बातें करते हैं, हम उनसे अपनी बात करते हैं। तो ये तो अच्छा एक माहौल है। जिस तरह से वहां का मौसम अच्छा, आपने भी बताया था कि दिल्ली में बड़ा खुशगवार मौसम है, तो इसी को कहते हैं कि जब हम चर्चा परिचर्चा करते हैं तो इससे हमारी सारी चीजें, क्योंकि हम जनता के हितों के लिए आते हैं राजनीति में, हम निजी स्वार्थों के लिए नहीं आते हैं। मोहसिन रजा साहब, लेकिन यहाँ संजय निषाद अपने हित की बात कर रहे हैं, यहाँ जनता के हित की बात नहीं। वो कह रहे हैं केंद्र और राज्य में एक मंत्री पद हमको दीजिए और मुझे एमएलसी बनाइए। समीर, ये तो आप कह रहे हैं ना। अच्छा, ये तो आप कह रहे हैं, आपके पास कोई इल्म गैब होगा भाई, मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये बातें ये जरूर मानूंगा कि वो हमारे शीर्ष नेतृत्व से, क्योंकि हमारे अलायंस दल हैं, हम लोग एक दूसरे से मिलते रहते हैं। ये तो हमारा हमेशा से रहा है कि हम लोग अपने अलायंस दल के साथ में बैठकें करते रहते हैं और कोई भी आता है मिलने, उसका स्वागत करते हैं। तो ये इसके माने जो आप निकाल रहे हैं, जैसे सपा है, कांग्रेस है, ये सब लुप्त हो चुके लोग हैं। कांग्रेस तो वो है कि जो बिल्कुल अपना अस्तित्व खत्म हो चुका है उसका, वो भी बोल रहे थे अभी। अरे भाई, उनके लिए तो वो कहावत है कि अगर सूप बोले तो बोले और चलनी क्या बोले, जिसमें 100 छेद। ठीक है, अनुराग भदौरिया कुछ ऐड करना चाह रहे हैं बहुत देर से। अनुराग भदौरिया साहब, देखिए, ये तो है ना कि अब जिन छोटे छोटे दलों से शायद आप भी उम्मीद लगा के बैठे होंगे कि अगर बीजेपी से नाराज हो जाएंगे तो हमारी तरफ आ जाएंगे, हमारा पक्ष मजबूत करेंगे, अब उनको बनाने की कोशिश शुरू हो गई है। देखिए, मैंने पहले बोला था, फिर बोल रहा हूँ, और आप इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, बताइए कि उत्तर प्रदेश की जनता अब भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी जाएगा वो डूब जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को देखना नहीं चाहती है। और ये आपको पंचायती चुनाव में गांव का व्यक्ति वोट देता है, अंतिम व्यक्ति जो गांव का होता है वो चुनता है। उसने ये मैसेज दे दिया है कि हम समाजवादी के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी को अगर
हार का डर ना होता, 4.5 साल में उन्होंने काम किया होता, तो आज उनको पैर पकड़ने पड़ते। सबके पैर पकड़ते घूम रहे, आओ तुम भी आओ, आओ भैया तुम भी आओ, नाश्ता करो, खाओ, क्या चाहिए ले जाओ, क्या बार्गेनिंग करने की जरूरत पड़ती है अगर अपने जनता के साथ खड़े होते तो। 4.5 साल आप इतना लंबा लंबा बोलते हो, हमने काम किया, जनता के लिए काम किया। अगर जनता के लिए काम किया होता तो दिल्ली और लखनऊ में बैठकें ना हो रही होती, चुनाव की रणनीति ना बता रहे होते, जनता की बात कर रहे होते। और जनता अभी भी यही देख रही है कि देखिए इन दोनों को, देखिए उत्तर प्रदेश की बीजेपी और केंद्र की बीजेपी को देखिए, जैसे सांप नेवला का साथ हो गया है। मतलब सत्ता पाने के लिए, जीतने के लिए कैसे एक दूसरे को हम अपना कहते हैं ना बंदर बाट कर लें, उसके लिए एक दूसरे से मिल रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता की फिर भी चर्चा नहीं हो रही कि कैसे उत्तर प्रदेश की जनता को निजात दिलाएं। जिस तरह से जिन्होंने अपनों को खोया है, जिनके अपनों के लोगों की मौतें हुई हैं, जहां अपने लोगों को यहाँ जानवर नोचते नजर आए, जहां अपने लोग बिना ऑक्सीजन के तड़प तड़प के मर गए हो, उनको दवा हॉस्पिटल ना मिला हो, वो माफ करेंगे क्या उत्तर प्रदेश की जनता? कभी नहीं माफ करती इस सरकार को। इसलिए इस सरकार के अंदर में जो भूचाल आया है, कैसे जीतेंगे, क्योंकि जनता ने साथ छोड़ दिया है। अब नेता की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, शायद आप भूल गए हो। नेता को तो आप ले आओगे अपने साथ, डरा धमका के खरीद के। जनता किसके बस में भाई? जनता नहीं आप खरीद पाओगे, ना उससे मीटिंग कर पाओगे, ना वो आपसे मिल पाएगी, क्योंकि आप उससे मिलना नहीं चाहते, अब वो आपसे नहीं मिलना चाहती। बस तो आप ठीक है अनुराग पटोरिया, आपने अपनी पूरी बात कह ली। आप कह रहे हैं कि जनता का भरोसा खत्म हो गया है। इस बीच अहम खबर यह कि 50 मिनट से पीएम मोदी और सीएम योगी की मीटिंग जारी है। जी हां, 50 मिनट हो गए। प्रधानमंत्री आवास पर 10:45 पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और तब से मीटिंग चल रही है। 50 मिनट से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और मीटिंग अभी भी जारी है। मैं आमोद का रुख करूं उससे पहले मुझे फिर एक बार पीएम आवास का रुख करना पड़ेगा, जहां मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। और मनीष, जैसा कि आप भी संकेत दे रहे थे कि यह मीटिंग लंबी चल सकती है, कल हमने देखा 1.5 घंटे चली थी अमित शाह के साथ मीटिंग, और इस मीटिंग को भी, पीएम मोदी के साथ की मीटिंग को भी 50 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए 50 मिनट बीत चुके हैं और अभी कम से कम 10-15 मिनट तो योगी आदित्यनाथ नहीं निकलने वाला है, ये लग रहा है, क्योंकि उनके जो सुरक्षा कर्मी है, उनका जो काफिला है, वो बहुत आराम से यहाँ पर बैठे हुए हैं सब। और इसके बाद चूंकि उनको जेपी नड्डा जी के पास जाना है, जो 12:30 बजे उनकी मुलाकात है, तो मुझे लगता है कि कमोबेश उससे ठीक पहले आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री आवास से निकलकर वहां जाते हुए दिखेंगे। बातचीत क्या हुई इसको लेकर जानकारी तो खैर बहुत बाद में ही हम सबको मिल पाएगी। स्पेशली मुझे लगता है कि नड्डा जी से मुलाकात के बाद शायद अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही कुछ बताएं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि इस बीच में आपको 1-2 ट्वीट देखने को मिल सकता है कि प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई, और क्या योगी आदित्यनाथ उस मुलाकात में वही किताब प्रवासी संकट से समाधान देते हैं। क्योंकि मैं उसे इस रूप में देखता हूं कि आज जो चर्चा परिचर्चा आप लोग कर रहे हैं, तो इसका समाधान निकालने की जो कोशिश के तौर पर इस मीटिंग को देखी जा रही है, तो क्या वो समाधान यहां से निकलेगा? बिल्कुल, यही है बड़ा सवाल। अब मैं सीधे आमोद राय का रुख करूंगा। आमोद, बहुत देर से वेट कर रहे हैं और आमोद आपकी टिप्पणी बहुत अहम है। सबसे पहले तो ये बता दीजिए, इनसाइड स्टोरी आपके पास क्या है? क्या अंदर की खबरें छन छन तक आपके पास आ रही हैं, और वाकई जिस समाधान का हम जिक्र कर रहे हैं वो समाधान निकलता नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल समीर, समाधान निकालने के लिए ही योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया गया था और वही समाधान आज निकलता दिख रहा है। 2 दिनों से मंथन जो चल रहा है, कल 3 बजे वो दिल्ली पहुंचते हैं, 4 बजे से लगातार जो मंथन चल रहा है उस मंथन का आज आखिरी दौर है। आज 3-4 बजे तक ये मंथन चलेगा और उसमें समाधान निकल जाएगा, ऐसा पूरा विश्वास लगता है। पार्टी जो है उनको जिस तरह से BL संतोष जो संगठन महामंत्री हैं, लखनऊ गए थे, फीडबैक लाए थे और केंद्रीय नेतृत्व को दिए थे। उसके बाद से पार्टी ने उनको आज साफ तौर पे ये कह दिया है, कल भी कह दिया कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी नहीं होनी चाहिए, अधिकारियों का जो बोलबाला ज्यादा है सिस्टम में उसको कम किया जाना चाहिए, नेताओं को और मंत्रियों से समन्वय बेहतर होना चाहिए, डायलॉग रेगुलर होते रहना चाहिए। इन सब विषयों पर ध्यान तो देना ही है। साथ ही जो कैबिनेट का विस्तार होना है उसमें क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए कैसे जल्द से जल्द उसको पूरा किया जाए। जैसा कि सूत्र बता रहे हैं कि AK शर्मा को लगभग तय कर लिया गया है कि महत्वपूर्ण भूमिका दी जाएगी, महत्वपूर्ण कैबिनेट पद उनको मिल सकता है। इसके अलावा अपना दल को भी उसमें एकोमोडेट किया जा सकता है। जो वैकेंट पोस्ट पड़े हैं उसको तुरंत भरना है
और अगले जो वर्ष चुनाव होना है आज से 6 से 7 महीने बाद, उसमें किस तरह से जुटना है, कैसे संगठन और सरकार में समन्वय बेहतर हो और कहीं भी किसी तरह का जो कमी न रह जाए, इसको ध्यान में रखते हुए आज की ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को कुछ संदेश आज देंगे। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कोविड का मैनेजमेंट किया गया उसमें जो कमियां रह गई और आगे जो वैक्सीनेशन ड्राइव ठीक है, आपको यहाँ पर रोकना चाह रहा हूँ, आपसे लगातार बातचीत जारी रहेगी। इस बीच एक अहम खबर ये आ रही है कि तेल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू हो गया है और जयपुर में प्रदर्शन के दौरान धरने पर बैठे कौन? सचिन पायलट। सुनिए सचिन पायलट क्या कह रहे हैं। और बहुत जल्द जो घमंड और अहंकार केंद्र सरकार को है वो टूटेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो मुहिम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पूरे देश में चलाई है उसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सरकार को रोल बैक करना पड़ेगा और ये सरकार आंख और कान बंद कर बैठी है। राजनीति और चुनाव करने से चूक नहीं रही। देश के लोग आज चाहते हैं कि संकट के समय आर्थिक मदद हो, दाम कम हो। हर चीज़ का दाम बढ़ रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम से फल सब्जी साफ खाने की चीज़ें सब दाम बढ़ जाते हैं। आज का प्रदर्शन सांकेतिक है क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हुए हम लोग चाहते हैं कि संकेत पूरे देश में जाए और दुनिया देखे कि हिंदुस्तान का नौजवान और मध्यम वर्ग और किसान सब कांग्रेस के साथ खड़े हैं। हम लोगों ने आज ये पूरे राजस्थान में प्रदर्शन किया है हर पेट्रोल पंप के सामने। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा दबाव कामयाब रहेगा और अंततः सरकार को दाम कम करने पड़ेंगे। एक सवाल है कि रीता बहुगुणा जोशी ने कहा है कि आप कंफर्टेबल नहीं है कांग्रेस में, बीजेपी में जल्दी आ सकते हैं आप। किसने क्या बोला? रीता बहुगुणा जोशी ने कहा है कि आप कंफर्टेबल नहीं है कांग्रेस में, आप आ सकते हैं बीजेपी। मैंने भी सुना रीता बहुगुणा जोशी ने जो कहा कि सचिन से बात करी है, हो सकता है उन्होंने सचिन तेंदुलकर से बात करी हो, मेरे से बात करने की हिम्मत नहीं है। तो आप सुन रहे थे जयपुर में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का जो धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है आज, उसमें वो शामिल हुए और केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आए। ये तो बड़ी अच्छी खबर है अखिलेश प्रताप सिंह जी आपकी पार्टी के लिए, क्योंकि ऐसे वक्त में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद के जाने के बाद सचिन पायलट का नाम उछल रहा हो और राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी की खबरें सामने लगातार आ रही हो, सचिन पायलट अब फील्ड में नजर आ रहे हैं, धरना प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस के धरना प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं और केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं। अच्छा, तो ये तो आप लोगों के लिए दुखद खबर होगी, क्योंकि जो सूत्रों से आप लोग कांग्रेस के खिलाफ अफवाहें फैलाते रहते हैं और जो बीजेपी में खटता रहता है, दिखता रहता है, वो भी निकल जाते हैं, वो दिखाते बताते नहीं। अखिलेश जी ऐसी बातें क्यों करते हैं आप? खैर प्लीज, अब राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है, ये अफवाह मानते हैं क्या? ये जो है ये आपका अधिकार है अफवाह फैलाने का, अपनी बात रखने का, मुझको मेरा अधिकार है। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि आपकी अपनी पार्टी के विधायक राजस्थान में अफवाह फैला रहे थे। वो कह रहे थे कि देखिए 10 दिन में पंजाब का विवाद सुलझ गया, हम 10 महीने से बैठे हैं। आप लोग ये कौन सी अफवाह? ये तो अपनी बात कर रहे हैं। ये हमारा पार्टी लोकतंत्र है, यहाँ तानाशाही नहीं है। हाँ। या मोदी जी आरएसएस की तानाशाही नहीं है कि कोई चू भी नहीं कर सकता है, सिर्फ कीर्तन करना है, गाना गाना है। पूरा भूचाल है बीजेपी के अंदर। पीएम की कुर्सी डोल रही है, सीएमओ के लिए छोड़ दीजिए, पीएम की डोल रही है। इस देश को कबाड़ा कर दिया। 28 लाख करोड़ प्रिंटेड करेंसी हो गई। 17 लाख करोड़ था जब नोटबंदी हुई थी। 7 सालों में 80 लाख करोड़ रुपया मोदी जी ने कर्जा लिया है। 67 सालों में देश ने मात्र 54 लाख करोड़ रुपया कर्जा लिया था। बेरोजगारी में सबसे नीचे है। जो भून देश थे हिंदुस्तान से कई गुना ज्यादा इकोनॉमी में मजबूत हो गए। जो हमारे चरणों में लेटे रहते थे वो देश आज हिंदुस्तान को आंख दिखा रहे हैं। पूरे दुनिया में जो महाशक्ति थी भारत, उसको बेचारा और लाचार दिखा आज हिंदुस्तान बना पड़ा आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। लेकिन जो लोग हैं कीर्तन में कीर्तन करते जाएंगे। हर कोई बर्बाद हो गया, बस हम दो हमारे दो, वही उन्हीं की संपत्ति। सचिन पायलट को मना लिया गया ना अखिलेश जी? सचिन पायलट पर तो कुछ बोले नहीं आपने, सवाल उनको लेकर था। मनाए होंगे, आप ही नाराज किए थे, आप ही मनाए होंगे। ये आपका काम है। हाँ। आप ही लोग नाराज बताते हैं। योगी जी मना लिए गए कि नहीं मना लिए गए, ये बताइए। हाँ, थोड़ी देर में पता चलेगा ना, जैसे ही खबर आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन जितेश जेठानंदानी हमारे साथ मौजूद हैं। जितेश ये बताइए, थोड़ी देर पहले ये खबर आई थी कि सचिन पायलट के पास प्रियंका गांधी का फोन पहुंचा है
और उसके बाद सचिन पायलट प्रोटेस्ट साइट पर पहुंचते हैं, केंद्र सरकार पर हमला बोलते हैं और बीजेपी में जाने की या पाला बदलने की सारी अफवाहों को खारिज कर देते हैं। क्या माना जाए इसे? बिल्कुल समीर, सूत्रों के हवाले से हमको देर रात जानकारी मिली थी कि प्रियंका गांधी ने सचिन पायलट से बात की पूरे मसले को लेकर। सचिन पायलट आज दौसा गए थे, शक्ति प्रदर्शन का कार्यक्रम था, लेकिन वहां पर कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं हुआ। उनके पिताजी राजेश पायलट की पुण्यतिथि थी। उसके बाद सीधा वो पेट्रोल डीजल के बड़े दामों को लेकर जयपुर में आए, जिस धरना स्थल पर मैं मौजूद हूँ, अभी धरना चल रहा है, वहां पर वो आए और उन्होंने साफ तौर पर रीता बहुगुणा जो जोशी हैं, उन्होंने बयान दिया था कि सचिन पायलट बीजेपी के संपर्क में और बीजेपी में आ सकते हैं। उसको उन्होंने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सचिन तेंदुलकर की बात कर रही होंगी, कहीं ना कहीं उन्होंने निशाना साधा रीता बहुगुणा जोशी पर। यहाँ पर अभी सचिन पायलट समर्थक हैं जो पूर्व प्रदेश महासचिव रहे हैं, महेश शर्मा खास बजमेर जी, लगातार आप मांग उठा रहे हैं कि सचिन पायलट 10 महीने हो गए आपकी जो आपने मांगे आपकी रखी थी सचिन पायलट जी ने, जो कमेटी बनी थी। अब क्या आपको लगता है मांगे पूरी नहीं होगी तो क्या आप विद्रोह करेंगे? क्या स्थिति है, क्या बात है, क्या मांगे क्यों नहीं पूरी होगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस पार्टी में रह के अपनी बात कहने का हमें अधिकार है और वही कांग्रेस पार्टी में रह करके सचिन पायलट जी ने किया। किसी बात से उनको लगा कि मैं कार्यकर्ताओं के मान सम्मान में कोई कमी है तो उसकी बात उन्होंने आला कमान को कही और हम सब उम्मीद करते हैं निकट भविष्य में आला कमान। सर 10 महीने हो गए आपकी बात नहीं मानी जा रही। चलिए ठीक है जितेश, कल भी हमने इन विधायकों की बात सुनी थी और लगातार ये कहा जा रहा है सचिन पायलट गुट के विधायकों की तरफ से कि 10 महीने हो गए हैं और पार्टी नेतृत्व हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहा है। पंजाब का विवाद जो है वो 10 दिन में सुलझा लिया गया। बहरहाल क्या होगा आने वाले वक्त में ये देखने वाली बात होगी, लेकिन चलते चलते ये भी सुन लेते हैं कि सचिन पायलट ने एग्जैक्टली क्या कहा है आज जब खास तौर पर रीता बहुगुणा जोशी के बयान को लेकर उनसे सवाल पूछा गया। पूरे देश में आज कांग्रेस कार्यकर्ता हर पेट्रोल पंप में जाकर इस सरकार की नींद खोलने का काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है जैसे तमाम विपक्ष के लोगों ने, कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं ने दबाव बनाया वैक्सीन को लेकर, जो प्रधानमंत्री जी को अपना रोल बैक करना पड़ा और अंत में घोषणा करनी पड़ी कि फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी, उसी तरह मुझे पूरा विश्वास है कि दबाव बनेगा और केंद्र सरकार को रोल बैक करना पड़ेगा। पेट्रोल डीजल के दाम कम करने पड़ेंगे। त्राई हो रही है, गरीब तबका, मध्यम वर्ग का तबका आज सरकार की तरफ देख रहा है कि संकट की घड़ी में क्यों दाम बढ़ाए जा रहे हैं। इम्यूनिटी के लिए एक्सरसाइज के साथ सही न्यूट्रिशन भी जरूरी। बढ़ती उम्र के साथ इम्यूनिटी वीक हो जाती है, इसीलिए एनश्योर, जिसमें है हाई प्रोटीन, जिंक और विटामिन सी जैसे 11 इम्यूनिटी न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में नए इम्यूनिटी सेल्स बनाने में मदद करे। एनश्योर। एब्जॉर्ब डस्टिंग पाउडर लगाइए रोजाना। इसका डबल एक्शन फार्मूला पसीना सूखे, खुजली आने से पहले ही रोके, ताकि इस हाथ का ठाट बना रहे। पसीना खुजली भगाने में एब्जॉर्ब का हाथ इस्तेमाल करो, खुद का नहीं। खुजली नहीं, एब्जॉर्ब करो। अब क्रीम में भी। 100 नजरें तो 100 बातें, अपने कॉन्फिडेंस से जवाब दे। नया दिन है, अपने इरादे रिफ्रेश कर। ये ले कोलगेट मैक्स फ्रेश, इसके मिंटी कूलिंग क्रिस्टल्स तुझे रिफ्रेश कर देंगे। डोंट वरी अबाउट बीता कल, ये है एक नया पल, तो आओ रिफ्रेश करें। कोलगेट मैक्स फ्रेश। अरे बहन की शादी है, कोई डांस वांस होगा कि नहीं? डन। भाई कैसे कर रहा है ये? नया जिलेट गार्ड 3 स्मूथ लूब्रा स्ट्रिप और 3 ब्लेड्स के साथ, जिसका एक सुरक्षित स्ट्रोक 3 के बराबर और काम डन डना डन डन। जिलेट गार्ड 3, एक ब्लेड चले 1 महीने तक। रेडियन धाकड़ दिखती है नहीं? अरे भाई, स्टाइल के आगे भी थोड़ा सोचें। सर टीवीएस रेडियन में ETFI इंजन है, सुपर स्मूथ दमदार पावर के साथ, कैटेगरी में सबसे बड़ी सीट सर, और सस्पेंशन भी अटूट। माइलेज का भी समझाइए। 15% ज्यादा माइलेज मिलेगा। ऐसी धाकड़ है नई टीवीएस रेडियन, स्टार्टिंग एट 59,900। ए जी सुमित जी।